हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका टीके नर्सिंग एकेडमी पे। और दिस इज टिंकू, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल, और आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो सबको आपको यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करना है, सबको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्स करना है। कमेंट में आपको जो भी आंसर लग रहा है वो आंसर बताना है, और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज रेफर्ड एज। तो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर ज्यादा फूड कंज्यूम करता है, लार्ज क्वांटिटी में फूड कंज्यूम करता है, तो उस टर्म को आप क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है स्ट्रेस डिसऑर्डर, दूसरा है पिका, तीसरा है एनोरेक्सिया नर्वोसा, और चौथा है बुलिमिया। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए आंसर करें सब लोग। तो जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको आंसर करना है, कमेंट करना है। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बुलिमिया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इस टर्म को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। यहाँ पर देखिए चार टर्म आपके सामने है। तो स्ट्रेस डिसऑर्डर इज द डिफरेंट फ्रॉम द, ये आपका जो है बिहेवियर, जो आपका फूड का यहाँ पर ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये आपका बिहेवियर डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और जो पाइका है वो आपका ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, वो खाने लग जाता है व्यक्ति, तो उसको हम पाइका बोलते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में है, फूड जो है वो लेता ही नहीं है ड्यू टू फियर ऑफ गेनिंग वेट और एनीथिंग एल्स, जो है यहाँ पर खाना खाता ही नहीं है, खाना मना करते हो। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? जो पर्सन क्या करता है, बिंज ईटिंग करता है, यानी एक्सेसिव ईटिंग करता है, लार्ज अमाउंट में ईटिंग करके फिर उसको जो है बिंज बिहेवियर के थ्रू बाहर भी निकालता है। तो ये आपका बुलिमिया नर्वोसा के अंदर आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द मिडल ईयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सभी जो है ईयर के पार्ट्स हैं, मिडल ईयर के पार्ट्स हैं, एक्सेप्ट आपको जो है पता करना है कि किसके अलावा। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? पहला ऑप्शन है पिना, दूसरा है इनकस, तीसरा है स्टेप्स, चौथा है मेलियस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है वही आपको बताना है। सबको पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, और आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो ज्यादा से ज्यादा आंसर करें, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपका आंसर लग रहा है वो आप आंसर कर सकते हैं। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग, जल्दी से जल्दी, फिर देखेंगे आंसर की तरफ। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चले आंसर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर पिन्ना के अलावा जाके हम बात करें, बाकी ये सब है आपकी मिडल ईयर की बोन है। एम आई एस से आपको याद रखना है, एम से आपका हो जाएगा मेलियस, और आई से हो जाएगा आपका इनकस, और एस से हो जाएगा आपका स्टेप्स, जो कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोन है। स्मॉलेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की स्टेप्स। तो ये से आपको एम आई एस से याद रखना है, तीन बोन होती है एम आई एस, ये आपकी बोन है मिडल ईयर की। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मिडल ईयर में ये प्रेजेंट होती है। और पिन्ना जो है आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और मिडल ईयर के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? मिडल ईयर इन्फेक्शन क्या बोलोगे दोस्तों? तो उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। क्या बोलोगे? ओटाइटिस मीडिया। मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलता है? मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो केनाल होती है, ओटीटी ट्यूब होती है, वो स्ट्रेट देखने को मिलती है बच्चों में, इसलिए यहाँ पर जो मोस्टली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्निक्टरस विच में अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉइंडिस इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ। तो यहाँ पर कर्निक्टरस जो है कंडीशन है
वो किसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है, यानी कर्निक्टरस है वो जॉइंटिस का कॉम्प्लिकेशन है, और वो किसका यहाँ पर पैथोलॉजिकल कंडीशन है। आपने कर्निक्टरस कब बोला, आपकी जॉइंटिस हुआ था, और जॉइंटिस को आपने कर्निक्टरस कब बोला, तो वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लीवर में अगर चला जाए तो, दूसरा ब्रेन में चला जाए तो, तीसरा किडनी में चला जाए तो, चौथा हार्ट में चला जाए तो कौन सी कंडीशन को आप कर्निक्टरस बोलेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप आंसर कर सकते हैं। सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। सब लोग आंसर करेंगे कमेंट में, जो भी आपको आंसर लग रहा है, सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर सब सही करने के लिए नहीं आए, सब आप सीखने के लिए आए हो, तो आपको आंसर करना है, कुछ भी करना है, बस आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो शो करेगा कि आप कितना सीखने के लिए इच्छुक हो। तो जितना ज्यादा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतनी ही ज्यादा आपके लिए क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी, और आपके माइंड को आपको दौड़ाना है। जैसे आप अगर आप आंसर करते हैं तो इसका मतलब आप अपने माइंड को दौड़ा रहे हैं, और आप आंसर नहीं कर रहे इसका मतलब है आप आलसी होते जा रहे हैं और अपने माइंड की एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं। और जब तक आपकी माइंड की एक्सरसाइज नहीं होगी आपको सीखने को कम मिलेगा। इसलिए आपके माइंड को एक्सरसाइज करवानी है, आपको राइट आंसर करना है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो राइट आंसर विल बी बी। तो यहाँ पर जो है जॉइंटिस में क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, और बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद में क्या होता है, ये ब्रेन में चला जाता है, और जब ब्रेन में यहाँ पर बिलिरुबिन डिपोजिशन होने लग जाएगा तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कर्निक्टरस। क्लियर है, इजी सा है। बिलिरुबिन को जॉइंटिस को हम बोलते हैं पीलिया भी बोलते हैं, जिसमें येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा देखने को मिलता है, नेल्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोस्ट पिल एमिनोरिया इज ट्रीटेड बाई। पोस्ट पिल एमिनोरिया जो है किससे ट्रीटेड किया जाता है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है क्लोनिडीन, चौथा है क्लोमिफेन। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर। राइट आंसर आपको बताना है, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। व्हाट विल बी राइट आंसर, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और सब लोग है पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर सब लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप बता सकते हैं। गलत हो जाए तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट है हम, सीखना है हमें, सीखने के लिए आए हैं, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो गलती करने से मत डरो, अभी आप गलती कर सकते हो, जब आप जॉब लग जाओगे उसके बाद में आपकी गलती एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, क्योंकि मेडिकल फील्ड में सॉरी जो है उसकी बहुत बड़ी, बोल सकते हैं कि सॉरी वर्ड जो यूज नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्लोमिफेन। तो क्लोमिफेन सिट्रेट है, यूज करी जाती है, क्लोमिफेन सिट्रेट यूज करी जाती है पोस्ट पिल एमनोरिया, यानी जो आप जो है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो है लेते हैं, पोस्ट कोइटल पिल्स लेते हैं, तो यहाँ पर जो वो उसकी वजह से जो हमें क्या है एमनोरिया देखने को मिलता है। और उसके बाद में जो है एमनोरिया होने के बाद हम क्या करते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, जिससे क्या होता है आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली यहाँ पर जो है ओवुलेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर यही इसका ट्रीटमेंट है, और इसका जो है आपको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर बोल सकते हैं ट्विंस जो है इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है मेडिसिन की वजह से जो है वो आपको ज्यादा जो है ओवुलेशन हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन करवाता है आर्टिफिशियली। अगर आप मेडिसिन ले लेते हैं तो यहाँ पर मेडिकेशन क्या करती है, ओवुलेशन करवाती है, तो एक से ज्यादा बार ओवुलेशन हो गया और यहाँ पर जो है स्पर्म उसको मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलती है वन टाइम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग अपगार स्कोर असेसमेंट आर गिवन ए स्कोर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है अपगार स्कोर के अंदर क्या क्या इंक्लूड है वही पूछा है, एक्सेप्ट आपको दे रखा है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, पहला ऑप्शन है ग्राइमेंस, दूसरा है पल्स, तीसरा है एक्टिविटी, चौथा है रूटिंग। व्हाट विल बी राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या इंक्लूड नहीं है वही आपको बताना है। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, व्हाट विल बी राइट आंसर। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सब लोग आंसर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे, व्हाट विल बी राइट आंसर। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग।
व्हाट विल बी राइट आंसर, क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। सबका पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो रूटिंग है जो आपका अबगार स्कोर में इंक्लूड नहीं होता है। अबगार स्कोर में देखिए वर्ड है अबगार, उसी से ही आपको जो है पता लग रहा है। A4 क्या होगा यहाँ पर, अपीयरेंस, P4 पल्स, G4 ग्राइमेंस, A4 एक्टिविटी और R4 यहाँ पर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो है अबगार स्कोर से यहाँ पर समझ सकते हैं रूटिंग है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। कब किया जाता है, 1 मिनट एंड 5 मिनट पे ये किया जाता है। जो 1 मिनट में सबसे पहले वाला किया जाता है वो अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो यहाँ पर उसको अबनॉर्मल कंसीडर नहीं किया जाता। 5 मिनट वाला जो अगर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उसको हम कंसीडर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम है पेशेंट को केयर देते हैं, बच्चे को केयर देते हैं, न्यूबॉर्न को केयर देते हैं। तो 5 मिनट वाला जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम केयर देते हैं बेबी को। तो जो भी है जैसे भी केयर की जरूरत पड़ती है तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर जो स्कोर जैसा भी आता है उस अकॉर्डिंग हम उसको केयर देते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ सीजर, व्हेन सीजर स्टार्ट नर्स वुड डू ऑल द फॉलोइंग इंटरवेंशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा है जिसको यहाँ पर सीजर की हिस्ट्री है और उसको जब सीजर स्टार्ट हो जाते हैं तो एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप यहाँ पर क्या इंटरवेंशन करोगे, एक्सेप्ट आपको जो है बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, पहला ऑप्शन है लूजन द चाइल्ड क्लोथिंग एंड रिमूव द पिलो फ्रॉम हिज बेड। दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्टर लोराज़ेपाम रेक्टली। तीसरा है रोल द चाइल्ड ऑन हिज साइड। चौथा है रिस्ट्रेन द चाइल्ड्स आर्म एंड लेग्स। तो यहाँ पर क्या करोगे, व्हाट विल बी राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। तो जल्दी से सब लोग जो है आंसर करें। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, आपको एक्सेप्ट बताना है कि सीजर के केस में एक बच्चा है जिसको हिस्ट्री है सीजर की, तो इस केस में आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू एयर इन दिस, इन द केस ऑफ सीजर, when a child is suffering from the seizure, what will you do at this time? There are four options in front of you, you have to choose one of the right answer, or which is not the intervention, you have to choose the answer which is not in the intervention of seizure. What will be right answer, all will comment here, please participate all candidates, what will be right answer. So let's see what will be right answer. राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिस्ट्रेन द चाइल्ड आर्म एंड लेग्स। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट आपसे पूछा है यानी बाकी सब काम करेंगे, हम क्या करेंगे, बच्चे की क्लोथिंग है उसको हम लूज कर देंगे और जो है पिलो है उसको बेड से हटा देंगे, रिमूव द पिलो। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पिलो को बेड से हटा देंगे और जो है लोरेज़ेपाम रेक्टली है वो भी यहाँ पर एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे और रोल द चाइल्ड क्लाइंट ऑन हिज साइड, तो हम साइड में करेंगे ताकि वो एस्पिरेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सके। बाकी यहाँ पर जो है बेबी के आर्म्स और लेग्स है उसको कभी भी हम रिस्ट्रेन नहीं करते हैं, सीजर के केस में कभी भी हम रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर हमने रिस्ट्रेन कर दिया तो यहाँ पर जो है क्लाइंट है, पेशेंट है, उसको यहाँ पर फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट इंजरी। देखिए सीजर का जब भी केस आता है, सीजर का जब भी आपको नाम देखने को मिलता है, आपको एक ही ध्यान रखना है सबसे पहले, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही दिया जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। तो हमें इंजरी से बचाना है और रिस्टेन कर दिया तो हमें इंजरी देखने को मिल सकती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इन रिस्ट रिस्ट्रेन, द नर्स शुड चेक द स्किन सर्कुलेशन अंडर द रिस्ट्रेंट एट लिस्ट। तो यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चन नया है और इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यहाँ पर जो एक क्लाइंट को हमने क्या कर रखा है, रिस्ट्रेन कर रखा है, उसको बांध रखा है हाथों से। द नर्स शुड चेक द स्किन सर्कुलेशन, तो यहाँ पर एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते जो सर्कुलेशन आप कितनी देर में चेक करोगे। तो यहाँ पर जो है आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है एवरी 15 मिनट, दूसरा है एवरी 30 मिनट्स, और तीसरा है एवरी आवर और चौथा है एवरी 2 आवर। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर।
and the comment right answer. All candidate will answer, so you have to choose the right answer and write in the comment box. All candidate reply the answer. क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग बताएंगे आंसर। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एवरी 30 मिनट। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम रिस्टेन करते हैं किसी पेशेंट को तो हमें सर्कुलेशन चेक करते रहना है एवरी 30 मिनट। तो 30 मिनट में, आधे घंटे में हमें चेक करते रहना है सर्कुलेशन। अगर वहां पर अपने टाइट जो है रिस्टेन की वजह से यहाँ पर सर्कुलेशन स्टॉप हो गया या फिर इम्पेयर हो गया तो वहां पर और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें चेक करते रहना है आधे आधे घंटे में। अगर हमने पेशेंट को रिस्टेन किया है तो वहां पर सर्कुलेशन, और इसके साथ में है हमें एवरी 2 आवरली जो है रीस्ट्रेन को है वो खोलना भी है, यानी पेशेंट को रीस्ट्रेन को यहाँ पर खोलना है हर 2 घंटे में। 2 घंटे से ज्यादा हम पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, एक बार बीच में खोलना है फिर वापस आप रिस्ट्रेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग, अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते पेशेंट को बिना परमिशन के। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है कंसेंट भी होना चाहिए फैमिली का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A patient is rushed to the ER after overdosing on benzodiazepine. The nurse anticipate an order for. तो यहाँ पर पेशेंट को बेंजोडाइजेपाइन है, वो यहाँ पर ओवरडोज हो चुकी है पेशेंट को कोई भी कारण से, कहीं से भी, कैसे भी। तो यहाँ पर जो है क्या क्या ऑर्डर मिलने वाला है? एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आपको पता है कि इसको ये दवाई जाने वाली है, तो क्या होगी वो दवाई, वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है लोराजेपाम, दूसरा है फ्लूमाजेनिल, तीसरा है नलक्सोन, चौथा है अल्प्राजोलम। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, सो ऑल कैंडिडेट विल रिप्लाई। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सबको पार्टिसिपेट करना है, गलत हो जाए तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम स्टूडेंट है जनाब, हमें सीखना है, गलती करके ही सीखेंगे। तो यहाँ पर सब लोगों को आंसर करना है, गलत हो जाए तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी है। तो सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो क्या होगा राइट आंसर वही आपको बताना है, फटाफट बताएंगे, सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट रिप्लाई करेंगे। तो चले फिर आंसर की तरफ देखें क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्लूमाजेनिल। तो यहाँ पर फ्लूमाजेनिल है वो हम देखेंगे अगर बेंजोडाइजेपाइन की यहाँ पर एक्सेसिव डोज चलेगी, ओवरडोज चली गई है। तो यहाँ पर अगर लोराजेपाम अल्प्राजोलम दे दिया तो यहाँ पर कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट आर एट रिस्क फॉर एस्पिरेशन निमोनिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से यहाँ पर जो है रिस्क जो होगी एस्पिरेशन की निमोनिया के अंदर, एक्सेप्ट यहाँ पर पूछा है। किस किस को यहाँ पर जो है आपके सामने जो है क्लाइंट दे रखे हैं, और कौन से क्लाइंट को यहाँ पर जो है रिस्क रहेगी एस्पिरेशन की, वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, दूसरा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तीसरा है मैकेनिकल वेंटिलेशन, चौथा है डिस्फीजिया। तो कौन से क्लाइंट को यहाँ पर रिस्क रहेगी एस्पिरेशन की, एस्पिरेशन निमोनिया होने की? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे। एक्सेप्ट आपको दे रखा है तो फटाफट सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है छोटा सा, सब लोग आंसर करें फटाफट। क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। तो चलिए आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो टीपीएन अगर हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो टीपीएन अगर हम बात करें, टीपीएन जो है आपका आईवी जाता है, लार्ज वेन है उसके अंदर जो हम इंसर्ट करते हैं, बोल सकते हैं या फिर इन्फ्यूज करते हैं। सेंट्रल वेनस जो आपका है उसमें सेंट्रल वेन है उसके अंदर जो है इन्फ्यूज करते हैं। बाकी एनजी ट्यूब है, यहाँ ये एस्पिरेशन करने के यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन में हो सकता है,
और डिस्फेजिया में भी यहाँ पर एस्पिरेट हो सकता है। तो ये जो तीनों कंडीशन है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं पेशेंट को एस्पिरेट हो सकता है। बाकी टीपीएन से रिलेटेड जो है, एस्पिरेशन से रिलेटेड यहाँ पर टीपीएन यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, यानी ये कंडीशन नहीं होगी टीपीएन में। बाकी सब जगह में आपको एस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट जो है हमारे आप बोल सकते हैं जीआई में जा रहा है, और जीआई के साथ में जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेशन में है। बाकी यहाँ पर टीपीएन जो है यहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी टीपीएन, कि टीपीएन से यहाँ पर रेस्पिरेशन निमोनिया नहीं हो सकता, बाकी तीनों कंडीशन से हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है नया क्वेश्चन। ड्यू टू नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ एजिंग elderly client have the most difficulty in differentiate between which two color। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है, एज बढ़ती है पर्सन की, तो एल्डरली क्लाइंट है वो दो कलर देखने में जो है यहाँ पर उनको डिफिकल्टी होती है, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं दोनों कलर में कि ये कौन सा कलर है। तो वो कौन से हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन पहला ऑप्शन है येलो एंड ग्रीन, दूसरा है रेड एंड ग्रीन, और तीसरा है ब्लू एंड ग्रीन, और चौथा है येलो एंड रेड। व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? कौन से कलर में जो है ओल्ड पेशेंट या फिर ओल्ड एज क्लाइंट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कौन से कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यही आपको बताना है। तो फटाफट जो है आप बताएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, और क्यों होगा ये भी बता सकते हैं। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, क्या होगा और क्यों होगा बता सकते हैं। तो देयर आर फोर ऑप्शन, व्हाट विल बी राइट आंसर? सो ऑल कैंडिडेट विल रिप्लाई हियर। क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? ऑल कैंडिडेट विल रिप्लाई हियर। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी ब्लू एंड ग्रीन। तो एल्डरली क्लाइंट है, एल्डरली क्लाइंट है वो क्या है, तो ये दोनों कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको जो है लेंस से हम बात करें, कैटरेक्ट देखने को मिलता है। कैटरेक्ट में क्या होता है, येलोविश जो है आपको देखने को मिलता है, येलोविश जो कलर का यहाँ पर लेंस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ब्लू एंड ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ओल्ड क्लाइंट। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा है, सब यहाँ पर आंसर कर ही देंगे। द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है लेवल पूछा आपसे, लेवल ऑफ केयर जिसके अंदर हम मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रीमोडियल, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा है सेकेंडरी, और चौथा है टर्सरी। तो यहाँ पर कौन सा लेवल होगा जिसके अंदर मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो करते हैं? व्हाट विल बी राइट आंसर? ऑल कैंडिडेट विल रिप्लाई। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? तो चले फिर आंसर की तरफ देखें क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी टर्सरी लेवल। तो टर्सरी लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, टर्सरी लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपकी मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ पर जो है कंफ्यूजन आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। प्रीमोडियल में क्या होता है, हम जो है बैड हैबिट को अडॉप्ट करने से पहले ही हम जो है उसके लिए यहाँ पर उसको मना करते हैं कि हम ऐसी ऐसी डिजीज हुई तो ऐसे ऐसे आपने यूज किया, जैसे हम बोल सकते हैं स्मोकिंग करी तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पर प्री मॉडल के अंदर आ जाएगा। प्राइमरी के अंदर हम स्पेसिफिक जो है यहाँ पर स्पेसिफिक प्रिवेंशन करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन हो जाएगा आपका इसके अंदर एग्जाम्पल। सेकेंडरी के अंदर क्या करते हैं, अर्ली अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है वो हम सेकेंडरी के अंदर करते हैं। टर्सरी के अंदर हम क्या करते हैं, टर्सरी के अंदर हम है मेडिकल जो आपका कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट है,
मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं ताकि उसको जो है और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है आपका रिहेबिलिटेशन, जिसके अंदर कोई डिजीज हो जाती है तो उसके बाद में वापस रिकवरी के लिए वापस उसको जो है बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन से पहले जैसे काम करने के लिए एबल बनाया जाता है, वो आपका रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल थेरेपी। तो साल्बुटामोल थेरेपी का यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है ब्राडीकार्डिया, दूसरा है टैकीकार्डिया, तीसरा है कॉन्स्टिपेशन, चौथा है डायरिया। तो क्या देखने को मिलता है दोस्तों? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सभी आप रिप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा, और अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया तो आपने देखा ही होगा, अदरवाइज आप काम करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली ये चीज जो है प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगी। जब किसी पेशेंट को नेबुलाइज करवाओगे साल्बुटामोल थेरेपी के साथ में, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा उसका कॉमन साइड इफेक्ट। तो वो क्या है वही आपको बताना है। फटाफट आंसर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, देखते हैं। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो ज्यादा से ज्यादा आंसर करना है आपको, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका जरूरी है। तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखें क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया विल बी राइट आंसर। अगर पेशेंट को हम साल्बुटामोल थेरेपी दे रहे हैं या नेबुलाइज कर रहे हैं साल्बुटामोल से, या फिर जो है पफ वगैरह ले रहा है, तो उसमें टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, यानी आपको जो है उसकी हार्ट रेट है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी पेशेंट को साल्बुटामोल से यहाँ पर जो है नेबुलाइज कर रहे हैं, उसके बाद में उसकी पल्स रेट बढ़ रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका साइड इफेक्ट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क। तो क्या है जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक्सक्रीटेड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है आयरन, तीसरा है फोस्फोरस और चौथा है कैल्शियम। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? क्या नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर? ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या नहीं होता है वही आपको बताना है। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग आंसर करेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो इसका आंसर तो सब लोग राइट कर ही दोगे, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। तो चले फिर आंसर की तरफ देखें क्या होगा राइट आंसर, देखते हैं। तो चले आंसर की तरफ, राइट आंसर विल बी आयरन। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन है नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, अगर कोई बेबी है कोई बच्चा है वो लॉन्ग टाइम के लिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे है, तो इसमें एनीमिया देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग पे है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। चाइल्ड अगर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर जो है ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग पे है तो इसमें एनीमिया देखने को मिला, कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता है इसलिए। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आफ्टर एन इलियोस्टोमी प्रोसीजर हाउ मच ड्रेनेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इलियोस्टोमी ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर ऑफ पोस्ट ऑप। तो यहाँ पर इलियोस्टोमी किया गया है किसी पेशेंट का, और इलियोस्टोमी करने के बाद में आपका जो है ड्रेनेज है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? इलियोस्टोमी से ड्रेनेज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप पोस्ट ऑफ फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे में आप जो है कितना ड्रेन एक्सपेक्ट कर रहे हो? पहला ऑप्शन है 650 ml, दूसरा है 800 ml, तीसरा है 1500 ml, तीसरा है 3500 ml। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे। इलियोस्टोमी का केस है, तो इलियोस्टोमी के केस में फर्स्ट
24 आवर जो है आपको ड्रेन कितना देखने को मिलेगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी राइट आंसर। चले आंसर की तरफ देखें क्या होगा राइट आंसर। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 1500 ml। 1500 ml जो है आपको 1500 से 2000 तक आपको जो है 1.5 से 2 लीटर तक आपको जो फर्स्ट 24 आवर में आपको देखने को मिल सकता है और ये नॉर्मल है। क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के जवाब देना है। ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग एंड डायरिया फॉर 3 days ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। द नर्स एक्सपेक्ट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो है पेशेंट को क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है 3 दिन से। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, क्या हो रहा है, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है पेशेंट को। तो ऐसे में आप जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आप कितनी एक्सपेक्ट करोगे। पहला ऑप्शन है 0.850, दूसरा है 1.005 और तीसरा है 1.020 और चौथा है 1.041। व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है, आपको गलत नहीं करना है, सब लोग आंसर करेंगे, मुझे उम्मीद है सब लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो चलिए फिर आंसर की तरफ चलेंगे, फटाफट जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो सब लोग, फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो। और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखें क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1.040। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वॉमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया है, पेशेंट को यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर पेशेंट को ओलिगो यूरिया होगा। क्या होगा दोस्तों? ओलिगो यूरिया होगा। और ओलिगो यूरिया होगा तो यहाँ पर जो है यूरिन कम देखने को मिलेगा और यूरिन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कंसंट्रेशन क्या रहेगी यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन क्या रहेगी दोस्तों, तो बड़ी हुई रहेगी, इंक्रीज मिलेगी। और इंक्रीज मिलेगी यानी यहाँ पर जो है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये तो एकदम ही कम दे रखी है, तो मिनिमम जो है 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती है। और जो है आपकी नॉर्मल की बात करें तो 1.005 से लेके 1.025 तक यहाँ पर जो है नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और यहाँ पर आपको बड़ी भी देख रही है सिर्फ इसी रेंज के अंदर, इसी के अंदर ऑप्शन में। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, तो ये आपकी नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है। और ये अगर हम बात करें पॉलीयूरिया की बात करें तो पॉलीयूरिया में जो है इस रेंज से आपको कम देखने को मिलेगी। और अगर ओलिगो यूरिया हो रहा है, ओलिगो यूरिया हो रहा है तो यहाँ पर जो है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी, इसमें क्या होगा, इसके अंदर बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको कम देखने को मिलेगी पॉलीयूरिया कंडीशन में। और ओलिगोयूरिया की कंडीशन में आपको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बड़ी हुई देखने को मिलेगी। क्लियर है, क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर कम है और अदर जो कंटेंट है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऑस्मोलरिटी बढ़ रखी है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑस्मोलरिटी बढ़ रखी है, ज्यादा कंटेंट है फ्लूइड के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेशनल वोमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल वोमेन्स डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 फरवरी, दूसरा है 18 मार्च और तीसरा है 8 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा है 18 मार्च और जो है चौथा ऑप्शन आपके पास में 5 अगस्त। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट सब लोग जो है इसका जवाब देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सर क्या ही बात है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार में इसलिए सामने आ रहे हैं, लेके आ रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। ये डेट वाले क्वेश्चन है और ज्यादातर कैंडिडेट मेरे जैसे कमजोर होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है डेट नहीं याद रहती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 8 मार्च। तो 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कारलेट फीवर आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है स्कारलेट फीवर से रिगार्डिंग जो यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं जो सभी सत्य हैं एक के अलावा, एक्सेप्ट, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है रूमेटिक फीवर इज पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कारलेट फीवर। दूसरा है स्कारलेट फीवर कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। तीसरा ऑप्शन है वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्कारलेट फीवर। और चौथा ऑप्शन है स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या लग रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है रिगार्डिंग टू द स्कारलेट फीवर? व्हाट विल बी राइट आंसर? देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर एंड कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिखना है क्या है जो राइट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो चारों में से जो भी आपको लग रहा है वो आपको आंसर करना है। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे। तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखें क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नर्स वुड रिकॉग्नाइज विच सिम्टम्स एज द मोस्ट लाइकली अर्ली इंडिकेशन ऑफ निमोनिया इन एल्डरली क्लाइंट। तो एल्डरली क्लाइंट के अंदर जो आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सिम्टम्स है वो देखने को मिलता है, अर्ली इंडिकेशन है निमोनिया का एल्डरली क्लाइंट में, क्या होगा? पहला ऑप्शन है चेस्ट पेन, दूसरा है फीवर, तीसरा है डिस्निया और चौथा है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? निमोनिया आप जो है निमोनिया का केस है, अगर आप एल्डरली क्लाइंट में देखते हो तो सबसे पहले आपको अर्ली इंडिकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा? व्हाट विल बी राइट आंसर? देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर। प्लीज चूज वन ऑफ द राइट आंसर एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट हियर, प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्विज। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर राइट आंसर कर पाता है। तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखें क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो यहाँ पर एल्डरली क्लाइंट है, एल्डरली क्लाइंट है इसलिए आपको डिस्निया नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए डिस्निया नहीं देखने को मिलेगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा। एल्डर में तो आपको नॉर्मली ऐसे ही डिस्निया आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है वो आपको निमोनिया की वजह से आपको अर्ली अर्ली इंडिकेशन है वो आपको देखने को मिलता है एल्डरली क्लाइंट में। क्लियर है? डिस्निया नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन ए पर्सन ईट ग्लूकोज द प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पर जो है जब कोई व्यक्ति ग्लूकोज लेता है खाता है तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जो नहीं होती है? पहला ऑप्शन है इंगेशन, दूसरा है अब्जॉर्प्शन, तीसरा है डाइजेशन, तीसरा है एसिमिलेशन। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा जब कोई व्यक्ति ग्लूकोज खाता है? व्हाट विल बी राइट आंसर? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको लास्ट क्वेश्चन है जो आपको आंसर बताना है उसका कमेंट बॉक्स में, और उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आंसर कर दीजिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो चलिए आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी डाइजेशन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है क्या है आपकी ऑलरेडी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, मोनोसेकेराइड है, जिसका फिर से डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही होता है इसका डाइजेशन। तो ये ऑलरेडी जो है मोनोसेकेराइड है यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद में इसका जो है डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है
इसका डाइजेशन नहीं होगा, बाकी सारी प्रोसेस है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट होती हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, आंसर आपको करना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्लाइंट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, द नर्स एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद क्रॉनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। तो यहाँ पर जो है एक पेशेंट है जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, तो यहाँ पर जो है कौन सी कंडीशन है जो क्रॉनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है क्रॉनिक फीवर, दूसरा है इनेबिलिटी टू गेन वेट, तीसरा है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और चौथा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, वही आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसी लगी आज की क्लास वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको जो क्लास को सब्सक्राइब, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करनी है और कमेंट छोड़ देनी है। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें, जो आपकी डेली आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी आपको, तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल की क्लास में। और आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, को बता देना है जो भी आपको आंसर लग रहा है। जैसे आपको ऐसे लिखना है कमेंट में ANS, फिर आपको जो भी आंसर लग रहा है, क्रॉनिक फीवर तो क्रॉनिक फीवर लिखना है, ऐसे लिखना है क्रॉनिक फीवर। अगर आपको कुछ और लग रहा था वो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको आंसर लग रहा है इस तरह से आपको लिखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं।